नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त न्यूज 24 के डेटा सेंटर में मौजूद हूं और मैं आपको देश में कोरोना का हर ग्राफ दिखाऊंगा, उसकी हर डिटेल रिपोर्ट दूंगा। हर राज्य में कोरोना की पूरी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कोरोना ने देश और दुनिया में दोबारा कैसे एक भयावह रूप ले लिया। नमस्कार, मैं हूं पूजा। मैं इस वक्त मौजूद हूं न्यूज 24 के वैक्सीन सेंटर में, जहां से मैं आपको कोरोना से जुड़ी ऐसी बातें बताऊंगी जिनका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। वैक्सीन सेंटर से मैं आपको देश और दुनिया में तैयार हो रहे हर वैक्सीन के बारे में जानकारी दूंगी। मैं आपको न्यूज 24 का वैक्सीन ट्रैकर दिखाऊंगी। कौन सी वैक्सीन आप तक कब और कैसे पहुंचेगी, इसकी पूरी जानकारी भी दूंगी। साथ ही यह भी बताऊंगी कि वैक्सीन को आप तक पहुंचाने के लिए कैसे युद्ध स्तर पर कोल्ड चेन बनाने की तैयारी चल रही है। नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा पाठक। मैं इस वक्त न्यूज 24 के कोरोना सेंटर में मौजूद हूं। मैं आपको वैक्सीन ट्रायल से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी दूंगी। साथ ही ये कोरोना से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके अलावा एंटीबॉडी कॉकटेल के बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट दूंगी, जो वैक्सीन के अलावा कोरोना के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाएगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं डेटा सेंटर में, जहां से सऊद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं। जी हां अभिलाषा, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि महाराष्ट्र ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अपनी गाइडलाइंस में तब्दीली की है, उन्हें बदला है। अब 4 राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की जो रिपोर्ट है वो जरूरी कर दी गई है। यानी कि दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा से आने वाले यात्रियों के लिए ये नियम लागू किए गए हैं कि यहां से जो भी महाराष्ट्र आएगा उसे कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। यानी कि अपना पहले कोरोना टेस्ट कराइए और अगर आप कोरोना नेगेटिव हैं तो ही इन राज्यों से अब आप महाराष्ट्र जा सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है और महाराष्ट्र ने यह तब्दीली की है। लेकिन बुलेटिन में आप बात उस तारीख की करते हैं जिसका इंतजार देश के साथ साथ पूरी दुनिया को है, यानी कि कोरोना की वैक्सीन की तारीख। तो आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में इसको लेकर के जंगी सतह पर जो काम हो रहा था, कई देशों में अगले कुछ दिनों के अंदर कोरोना का जो वैक्सीनेशन है वो शुरू होने वाला है। यह महामारी के काल में पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है। तो आपको दिखा देते हैं किस देश में किस तारीख को शुरू हो रहा है कोरोना का वैक्सीनेशन। ये देखिए, पहली तारीख आपके सामने है। सबसे पहले बात अमेरिका की है, जहां पर 11 दिसंबर को, यानी कि आज से महज 18 दिन बाद कोरोना का जो टीकाकरण है वो शुरू होने वाला है। मतलब अब वो दिन दूर नहीं जब किलर कोरोना का जो वैक्सीन है उससे शिकार होने वाला है। इसके बाद अगर बात ब्रिटेन की करें तो ये देख लीजिए, दिसंबर महीने में किसी भी दिन ब्रिटेन में कोरोना को लेकर के वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी और इसको लेकर के पूरी तैयारियां भी यहां पर कर ली गई हैं और वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है उसको भी मंजूरी दे दी गई है। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन के बाद जरा जर्मनी का रुख कीजिए। यहां भी अगले महीने ही कोरोना का जो वैक्सीनेशन है वो शुरू होने वाला है। यानी कि दुनिया के कोने कोने से वायरस के खिलाफ जंग अब फाइनल मोड़ पर आ चुकी है। स्पेन की बात करें तो यहां पर जनवरी 2021 से कोरोना को लेकर के वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। सरकार ने इसकी भी पूरी तैयारी यहां भी कर ली है। यानी स्पेन भी अब कोरोना की काट ढूंढ चुका है। और अगर बात भारत की, यानी कि अपने देश की करें तो भारत में भी कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यहां मार्च 2021 में, अगले साल मार्च में, कुछ ही महीने बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। तो यह आपने देख लिया कि किन देशों में कोरोना का जो वैक्सीनेशन है वो कब शुरू होगा। आपने देखा, आपको हमने बताया, एक एक डिटेल दी, वैक्सीनेशन कब शुरू होने वाला है आपको बता दिया। लेकिन अब आपको लेकर के चलते हैं मेरी सहयोगी अभिलाषा के पास, जो कि आपको उन वैक्सीन्स के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी देंगी जो अपनी आखिरी स्टेज में है, यानी कि बस बाजार में आने को तैयार है। अभिलाषा, ओवर टू यू। कौन सी कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है? वो कौन सी वैक्सीन है जो अपने ट्रायल के आखिरी स्टेज में है? चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहला नाम स्वदेशी वैक्सीन
कोवैक्सीन का है, जिसे भारतीय दवा कंपनी भारत बायोटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर बनाया है। इसका फेज 3 ट्रायल चल रहा है और इस वैक्सीन के अगले साल फरवरी में बाजार में आने की उम्मीद है। अब दूसरा नाम है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड का। यह वैक्सीन भी अपने आखिरी स्टेज में है, इसके जल्द बाजार में आने की संभावना है। वहीं तीसरे नंबर पर है जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन। इस ड्रग फर्म जाइडस कैडिला ने इसे डेवलप किया है और जल्द ही इसके तीसरे फेज के ट्रायल शुरू हो जाएंगे। यानी कि 15 जुलाई 2020 को वैक्सीन का पहला ट्रायल शुरू हुआ था और ये देश की दूसरी वैक्सीन है जिसे ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिली है। और इसके बाद नंबर आता है फाइजर की BNT162 वैक्सीन का। ये वैक्सीन कैंडिडेट mRNA बेस्ड वैक्सीन है। इसे दवा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक मिलकर बना रही है और इसका फेज 3 का ट्रायल यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अलग अलग शहरों में हो चुका है। कंपनी ने दावा किया है कि क्रिसमस से पहले अपनी वैक्सीन ब्रिटेन के बाजार में उतार देगी और इस वैक्सीन कोरोना वायरस पर इसकी वैक्सीन 90% सफल है। अब बात करते हैं मॉडर्ना mRNA 1273 वैक्सीन की और ये वैक्सीन भी mRNA इलाज की तकनीक पर ही बेस्ड है। इस वैक्सीन को दवा कंपनी मॉडर्ना बना रही है। इसका फेज 3 का ट्रायल कैंसर परमानेंटे वॉशिंगटन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ है। AD5NCOV इस वैक्सीन को विकसित किया है चीन ने। जहां से कोरोना वायरस फैली उस शहर यानी वुहान में इस वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल पूरा किया जा चुका है। कोरोना वैक चीन की दवा कंपनी साइनोवैक फार्मास्यूटिकल ने यह वैक्सीन बनाई है और ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बेस्ड ट्रीटमेंट टेक्निक पर बनाई गई है और इसका फेज 3 का ट्रायल साइनोवैक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लिमिटेड करवा रहा है। अब बात करते हैं J&J 78436735 इस वैक्सीन को जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बनाया है। वैक्सीन अपने तीसरे फेज के ट्रायल के अंतिम चरण में है। इसके बाद NVX-CoV2373 कोरोना को हराने के लिए यह दुनिया की पहली नैनो पार्टिकल आधारित वैक्सीन है और इसे नोवावैक्स नाम की दवा कंपनी बना रही है और इसके फेज 3 का ट्रायल फिलहाल ब्रिटेन में चल रहा है। अब बात करते हैं स्पुतनिक 5 को रूस के गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट और आर्सेलेना कॉन्ट्रैक्ट ड्रग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने मिलकर बनाया है। रूस की सरकार और दवा कंपनी का दावा है कि यह वैक्सीन सफल है। ऐसा कहा जा रहा है कि रूस में लोगों को यह वैक्सीन दी भी जा रही है। साइनोफार्म WIBP चीन की दवा कंपनी, चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की वैक्सीन का भी फेज 3 ट्रायल चल रहा है। जी अभिलाषा, तो इस तरह की स्थिति है, वैक्सीन तो आ जाएगी लेकिन एयरपोर्ट से लेकर अस्पताल तक और अस्पताल से कोविड सेंटर तक उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वो आप तक कैसे पहुंचेगी? वैक्सीन के लिए जरूरी टेम्परेचर का इंतजाम कैसे किया जाएगा? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा के पास। पूजा। जी हाँ, तो जो जानकारी मैं अब आपको यहां से देने जा रही हूं बहुत ही अहम है, इसलिए आप इसे बेहद ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह जानकारी जुड़ी है कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन से। दरअसल दवा कंपनी फाइजर और मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन को 90% तक कारगर बताया है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि अब कुछ महीनों के भीतर ही दुनिया को कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि इन तमाम दावों के बीच भारत के क्या हालात हैं और क्या दुनिया में तैयार हो रही वैक्सीन भारत के लिए कारगर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दुनिया में सबसे पहले आने का दावा करने वाली 2 वैक्सीन के बारे में। दवा कंपनी फाइजर की वैक्सीन को रखने के लिए -75 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे का तापमान चाहिए, यानी ये टेम्परेचर इसके लिए होना चाहिए। और दूसरी वैक्सीन है मॉडर्ना की, इसका टीका -30 डिग्री में ही टिका रहेगा। रूस की स्पुतनिक 5 की अगर हम बात करें जिससे भारत को बहुत उम्मीद है, लेकिन स्पुतनिक 5 को रखने के लिए भी जो टेम्परेचर चाहिए वो है -20 डिग्री का तापमान चाहिए इसके लिए। अब देश के हालात ऐसे हैं कि ये दोनों वैक्सीन भारत समेत कई देशों के लिए कारगर नहीं है और उसकी क्या वजह है? बड़ी वजह यह है कि अपने देश में अब तक -15 से 20 डिग्री ठंडक वाली व्यवस्था ही मौजूद है। लेकिन इन सबसे अलग
देश में बन रही कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा कारगर और आसानी से प्रिजर्व की जा सकती है, स्टोर की जा सकती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन बनाने का काम कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविशील्ड को 2 से 8 डिग्री तक के तापमान में रखा जा सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि इसे सुरक्षित रखने के लिए माइनस टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां समस्या यह है कि कोविशील्ड के तीसरे चरण का ट्रायल अभी शुरू ही हुआ है। तो ये तो बात हुई टेम्परेचर की, कितना टेम्परेचर चाहिए कोविड-19 के वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन की। अगर कोविशील्ड जल्द से जल्द बाजार में आ भी जाती है तो इसे पोलियो पैटर्न पर पूरे देश में अचानक नहीं बांटा जा सकता, इसलिए एयरपोर्ट पर इसके लिए खास तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोरोना वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कैसी व्यवस्था होगी, ये हम आपको अब बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। दरअसल कोविड-19 का जो टीका है बन जाने के बाद उसके तुरंत परिवहन के लिए भारत के प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानें और तापमान नियंत्रित क्षेत्र तैयार किए जा रहे हैं। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि देश का सबसे बड़ा फार्मा द्वार कहा जाता है, जहां दवाओं का परिवहन होता है, यहां के अधिकारियों के अनुसार टीकों के परिवहन के लिए ऑपरेटर्स को लचीले टाइम स्लॉट दिए जाएंगे। उन्हें उड़ान की तारीख और समय बदलने का पूरा मौका मिलेगा। यहां पूरे समय ट्रक पर माल उतारने और चढ़ाने वाले क्षेत्र, एक्सरे मशीन और यूनिट लोड डिवाइस सक्रिय रहेंगे। वहीं दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवक्ता के अनुसार यहां के 2 कार्गो टर्मिनल से सालाना 15 लाख टन माल का परिवहन होता है। -20 डिग्री में सामान रखने के लिए बने चैम्बर भी कोविड टीके के परिवहन को देखते हुए तैयार किए जा रहे हैं। वहीं ब्लू डार्ट के पास 6 757 बोइंग मालवाहक विमान हैं। वहीं जरूरत होने पर चार्टर विमान भी इस काम में लगाने की तैयारी में हैं। अलग जो एयर कार्गो ऑपरेटर्स हैं, उनके अनुसार भारत में टीके को बड़े स्तर पर और कम समय में पहुंचाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होगा। इसके लिए विशेष तैयारियों की जरूरत है, जिसको इसमें शामिल किया गया है। तो ये हो गई बात ट्रांसपोर्टेशन की। और चलिए अब बात कोल्ड चेन, यानी कि कोल्ड चेन में वैक्सीन के भंडारण यानी स्टोरेज की कर लेते हैं। दरअसल वैक्सीन को शहर शहर पहुंचाकर घर घर तक पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और भारत के पास पोलियो की खुराक घर घर पहुंचाने का अनुभव तो है, लेकिन कोरोना महामारी पोलियो से बहुत ज्यादा और बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरे देश में वैक्सीन को बांटा कैसे जाएगा। तो हम ये भी आपको बताते हैं। मेट्रो सिटीज जो है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पर स्पेशल फार्मा कंडीशन स्टोर बनाए जा रहे हैं। मेट्रो सिटी के अलावा हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी स्पेशल फार्मा कंडीशन स्टोर्स बनाए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं यहाँ पर। और अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट के नजदीक कोल्ड स्टोरेज बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि राज्यों के भीतर एक शहर से दूसरे शहर वैक्सीन को तुरंत पहुंचाया जा सके। यूपी के मेरठ में 27 जगहों पर भी देशी वैक्सीन के भंडारण की व्यवस्था की जा रही है। यूपी में देशी कोविशील्ड को लेकर तैयारियां ज्यादा हैं। यहां हम आपको ये बता दें कि कोविशील्ड को रखने के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। भारत में अभी -15 से -20 डिग्री सेल्सियस तक वैक्सीन को रखने की व्यवस्था मौजूद है, लेकिन व्यवस्था भी इतनी कम है कि हम अभी तक समय में मुश्किल से 10 लाख टीकों को ही संभाल कर रख सकते हैं। यानी 130 करोड़ की आबादी के लिए ये भंडारण की जो क्षमता है वो भी ना के बराबर है। जी पूजा, तो आपने बहुत अहम जानकारी दी और कोरोना वैक्सीन के कोल्ड चेन की पूरी ABCD आपने समझा दी। आइए अब अपने दर्शकों को सुनाते हैं देश में वैक्सीन कोल्ड चेन को लेकर के एक्सपर्ट्स का दरअसल क्या कुछ कहना है। डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीन्स अभी अंडर ट्रायल हैं, जिसमें कि इंडियन मॉलिक्यूल्स भी हैं, और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो सिंगल डोज एप्लीकेशन है और इजीली 2 to 8 डिग्रीज टेम्परेचर पे स्टोर किए जा सकते हैं, जिससे कि उनका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होगा और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो 3 चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स बताई गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हैंड हाइजीन, इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस थ्रू आउट ज़रूरी है।
तो एक्सपर्ट्स की बात आपने सुनी, लेकिन चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं मेरी सहयोगी अभिलाषा के पास, जो कि आपको दिखाएंगी कि आखिर कोरोना की वैक्सीन किस किस स्टेज से होते हुए आप तक पहुंचती है और पहुंचेगी। ये वो जानकारी है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ओवर टू यू अभिलाषा। आपकी दिलचस्पी ये जानने में जरूर होगी कि कोरोना की वैक्सीन आप तक किस किस फेज से होकर गुजरती है। तो चलिए आपको इसका भी खुलासा कर देते हैं। सबसे पहले वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है। इस स्टेज में वैक्सीन का जानवरों और पौधों पर टेस्ट किया जाता है। इसके बाद वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 में पहुंचती है, जहां इंसानों के छोटे ग्रुप पर वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद अगली स्टेज आती है, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल फेज 2, जहां लार्ज ग्रुप में ट्रायल होता है। 100 या उससे ज्यादा लोगों पर वैक्सीन की टेस्टिंग की जाती है। और इसके बाद क्लिनिकल फेज ट्रायल 3, ये किसी भी वैक्सीन के ट्रायल की सबसे प्रभावी स्टेज है। यहाँ 40 से 50 हजार लोगों का वैक्सीन को लेकर टेस्ट किया जाता है। और फिर आती है अप्रूवल स्टेज। सारे ट्रायल सफल होने के बाद कोई वैक्सीन इस स्टेज में पहुंच पाती है और इस स्टेज में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल मिलता है। आखिर में आता है प्रोडक्शन। ये वैक्सीन की आखिरी स्टेज होती है। ट्रायल और अप्रूवल के बाद प्रोडक्शन की मंजूरी मिलती है और वैक्सीन बाजार में आप तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से वैक्सीन आप तक पहुंचती है, लेकिन वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में गहमा गहमी बहुत तेज हो चुकी है। हम आपको लगातार कोरोना वैक्सीन की हर खबर से अपडेट कर रहे हैं। तो आइए अब आपको लेकर के चलते हैं एक बार फिर से मेरी सहयोगी पूजा के पास, जो कि आपको भारत में वैक्सीन को लेकर चल रही तमाम तैयारियों के बारे में कई बड़ी जानकारियां देंगी। पूजा। तो दुनिया के साथ भारत में भी वैक्सीन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स का टारगेट है कि सर्दियों के मौसम में वैक्सीन देश के कोने कोने तक पहुंच जाए और इसके लिए सरकार ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है। काम इस पर शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से सीधे डोज खरीदेगी। राज्य सरकारें उन इमारतों की पहचान कर रही है जिन्हें वैक्सीनेशन बूथ की तरह इस्तेमाल किया जा सके। स्कूलों, पंचायती इमारतों और आंगनवाड़ी केंद्र की बिल्डिंग का भी इस्तेमाल हो सकता है वैक्सीनेशन बूथ के लिए। देश के सभी जिलों में करीब 28,000 वैक्सीन स्टोरेज सेंटर हैं जो इवेंट से जुड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के पास इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी इवन जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद है। ऐसे में सरकार इसके डेटा को कोविन ऐप से जोड़ सकती है। वहीं परिवहन में करीब 40,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। ऐप वैक्सीन के स्टोरेज से लेकर हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर वैक्सीनेशन सेंटर तक के सफर को ट्रैक करेगा। जी पूजा, तो आपने अहम जानकारी दी, देखिए, लेकिन देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आ रही बड़ी खबर बता दें कि यहां पर बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है और यूपी में अब शादियों में बैंड बाजा और डीजे पर रोक लगाने का फैसला ले लिया गया है। ये एक और कोरोना ब्रेकिंग इस वक्त की बता दें कि शादियों में अब 200 की जगह उत्तर प्रदेश में महज 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे और इसके साथ ही शादी समारोह में बुजुर्गों और बीमार लोगों के शामिल होने पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया है। और यहां तक कि कहा गया है कि अगर नियम नहीं माना गया तो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश से आ रही इस वक्त की कोरोना ब्रेकिंग है। तो वैक्सीन को लेकर के देश दुनिया का अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं, आपने देख लिया, लेकिन अपने देश में कोरोना को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, क्यों सुप्रीम कोर्ट को महामारी की रोकथाम में अपना दखल देना पड़ा, देखने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा के पास एक बार फिर से। पूजा। कोरोना की रोकथाम और वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र और राज्य सरकारें भी सब एक्शन मोड में आ गई हैं। आपको देश में कोरोना को लेकर हम पूरा अपडेट दिखा देते हैं, बता देते हैं। देश में बढ़ते कोरोना मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल संज्ञान लिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों जिनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और असम शामिल हैं, चारों राज्यों से 2 दिन में हलफनामा दायर कर कोरोना रोकथाम के उपायों के बारे में पूछा है इन चारों राज्यों से। और इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने शादी समारोह की इजाजत पर राज्य सरकारों को फटकार भी लगा दी है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल सकती है। जी हां,
जल्द सरकार ये मंजूरी दे सकती है। कोवैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल जारी है। अब पीएम मोदी भी वैक्सीन को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कल पीएम मोदी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वैक्सीन पर मंथन करने वाले हैं। इन राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और केरल शामिल हैं। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए रोहिणी की जनता मार्केट को 30 नवंबर तक सील कर दिया गया है। उधर यूपी सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर शादियों को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके मुताबिक यह होगा कि शादियों में अब सिर्फ 100 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत होगी। और यही नहीं, शादी में बैंड और डीजे पर भी यूपी में पाबंदी लगा दी गई है। तो पूजा ने आपको बताया कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त पूरे देश में, कोरोना के क्या हालात हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर के इतनी बेसब्री क्यों दिखाई जा रही है, यह भी अहम सवाल है। क्यों सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार कोरोना पर एक बार फिर से एक्शन मोड में है? उसकी वजह है देश में लगातार बढ़ता कोरोना का मीटर। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं देश में कोरोना का आंकड़ा आखिर कहां तक पहुंच गया है। इस वक्त की स्थिति देख लीजिए, यह आपके सामने आ रही है। बता दें कि देश में इस वक्त कुल मामले जो हैं वो 91,39,000 के पार पहुंच गए हैं और इसमें जो एक्टिव केसेस हैं उनकी जो तादाद है वो 4,43,000 के पार पहुंच गए। यानी कि इस वक्त भी 4,43,000 केसेस एक्टिव हैं। कोरोना से अब तक पूरे देश में 1,33,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 85,62,000 से ज्यादा लोगों ने इन सब के बीच कोरोना से जंग जीत भी ली है। लेकिन 24 घंटे में कोरोना मीटर पर अब जरा नजर डाल लीजिए कि 24 घंटे में क्या कुछ हो रहा है। बीते 24 घंटे में देश भर में 44,000 से ज्यादा केस सामने आए कोरोना के। 24 घंटे में कुल 511 लोगों की मौतें हुई, जबकि 41,000 से ज्यादा लोग इस बीच रिकवर भी हुए हैं। इसके अलावा डेथ और रिकवरी रेट पर भी नजर डाल लीजिए। देश में डेथ रेट 1.46% है और रिकवरी रेट 93.13%, जो कि अपने आप में राहत वाली बात है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं देश में बहुत ज्यादा भयावह रूप कोरोना का अभी तक नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना का जो मीटर है कितना ऊपर चढ़ा, यह भी आप देख लीजिए। एक एक करके ये हर दिन का हिसाब देख लीजिए। 18 नवंबर को देखिए, देश में कोरोना के 45,000 से ज्यादा मामले सामने आए और मौत का जो आंकड़ा था वो 587 रहा। इसके अगले दिन 19 नवंबर को 46,000 से ज्यादा कोरोना केस रिकॉर्ड हुए और वायरस से 584 मौतें हो गई। लेकिन इसके बाद 20 नवंबर को भी 46,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए पूरे देश में और कोरोना से 564 लोगों की जाने गई, तकरीबन दोनों दिन बराबर। लेकिन इसके एक दिन बाद 21 नवंबर को आंकड़े पर गौर करें तो यह 45,000 से ज्यादा रहा और 501 लोगों की मौतें हुई, जबकि 22 नवंबर को 44,000 से ज्यादा केस रजिस्टर किए गए और मौत का जो आंकड़ा है वो 511 रहा। खैर, अब अलग अलग राज्यों का भी कोरोना मीटर देख लीजिए, अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र की स्थिति दिखाने के लिए। ये देखिए महाराष्ट्र का कोरोना मीटर, कुल केसेस 16,51,000 से ज्यादा है और यहां 46,000 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं पूरे राज्य में। वहीं दिल्ली में 4,81,000 से ज्यादा केस अब तक आ चुके हैं और यहां पर मौत का जो आंकड़ा है वो 8,000 को पार कर गया है। केरल में कोरोना के जो कुल केस है वो 4,94,000 से ज्यादा है और मौतों का आंकड़ा 2,000 के पार जा चुका है। इसके बाद अब पश्चिम बंगाल का रुख कीजिए। यहां पर कोरोना के कुल जो मामले हैं वो 4,23,000 से ज्यादा है और यहां पर जो मौतों का आंकड़ा है वो 8,000 से ज्यादा का है। अगले राज्य का रुख कीजिए कर्नाटक। यहां पर कोरोना के कुल जो केस हैं वो 8,36,000 से ज्यादा हैं और यहां जो मौतों का आंकड़ा है वो 11,000 के पार पहुंच चुका है। जबकि देश का जो सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से वो यूपी है, उसके आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां पर कुल केस 4,95,000 से ज्यादा हैं और जो कुल मौतें हैं उनका जो आंकड़ा है वो 7,000 के पार पहुंच चुकी हैं। यह आपने देखा। इसके बाद अब जरा राजस्थान की बात करें तो यहां पर कोरोना के जो कुल केस है वो 2,18,000 के पार है और मौतें 2,000 से ज्यादा हुई हैं। तो वहीं राजस्थान के बाद हरियाणा की बात करें तो कुल केस 1,94,000 के पार हैं और मौतें जो हैं वो 2,000 से ज्यादा हुई हैं।
इसके बाद छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 1,99,000 के पार है और यहां पर जो मौत का आंकड़ा है वो 2,000 को क्रॉस कर चुका है। इसके बाद अब देख लीजिए आंध्र प्रदेश की स्थिति। यहां पर कोरोना के जो कुल मामले हैं वो 8,41,000 से ज्यादा हैं और यहां जो मौत है वो 6,000 से ज्यादा हुई हैं। इसके अलावा गुजरात पर नजर डालें तो यहां पर कुल केस 1,79,000 से ज्यादा हैं, तो कुल जो मौतें हैं वो 3,000 के पार पहुंच गई हैं। जबकि मध्य प्रदेश में कोरोना की जो कुल केसेस की स्थिति है वो है 1,78,000 के पार और यहां पर जो मौतों का आंकड़ा है वो 3,000 से ज्यादा है। और बात अब बिहार की करें, यहां पर हाल ही में जो चुनाव हुआ है यहां पर जो कोरोना के जो कुल केस है वो 2,23,000 से ज्यादा हैं, जबकि जो मौतों का आंकड़ा है वो 1,000 के पार पहुंच चुका है। यह आपने हर एक राज्य के हिसाब से देखा कि क्या स्थिति है, लेकिन जरा कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई और चीजें ऐसी हैं जो कोरोना के खिलाफ निर्णायक साबित हो सकती हैं। कोरोना के खिलाफ तैयार हो रही है एक एंटीबॉडी कॉकटेल कवच। तो क्या है ये एंटीबॉडी कॉकटेल कवच, जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी अभिलाषा के पास। अभिलाषा बताइए। क्या जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक कुछ ऐसा है जो कोरोना से बचाने में मददगार साबित हो सकता है? अगर एक रिसर्च की माने तो हाँ, एक ऐसा कॉकटेल कवच है जो कोरोना के खिलाफ किलर बन सकता है। कोरोना के खिलाफ एक एंटीबॉडी कॉकटेल तैयार किया गया है। यह कोरोना से साल भर प्रोटेक्शन देगा। इसे 2 तरह के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को मिलाकर तैयार किया गया है। दोनों एंटीबॉडी इंसान के इम्यून सिस्टम में मौजूद है। दोनों कुदरती एंटीबॉडी की तरह काम करती है। लाइफ एक्सटेंशन तकनीक के जरिए इसमें बदलाव किया गया है और बदलाव के बाद दोनों एंटीबॉडी को मिलाया गया है। इस बदलाव के बाद लंबे वक्त तक असरदार बनी रहेंगी ये, और ये 2 एंटीबॉडी एक साथ वायरस पर चिपक कर हमला करती है और इससे कोरोना वायरस खत्म होने लगता है। अब ये एंटीबॉडी किन लोगों के इलाज में कारगर है ये भी देख लीजिए। ये बीमार रहने वाले लोगों के इलाज में कारगर साबित हो सकता है। जिन लोगों को टीका नहीं लगाया जा सकता उनका इलाज इससे संभव है। जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है उन्हें एंटीबॉडी कॉकटेल दिया जा सकता है। इमरजेंसी हालात में एंटीबॉडी कॉकटेल से इलाज मुमकिन है। जल्द ही एंटीबॉडी कॉकटेल के तीसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल होगा। एंटीबॉडी कॉकटेल के 2 फेज के ट्रायल पूरे हो चुके हैं और एंटीबॉडी कॉकटेल को AZD7442 नाम दिया गया है। मानव परीक्षण के दौरान 5,000 लोगों पर इसका ट्रायल होगा और ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने इस थेरेपी को इजाद किया है। तो अभी की स्थिति में यह भी अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ा अपडेट है, लेकिन क्या यह एंटीबॉडी कॉकटेल कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर होगा? क्या यह वैक्सीन का एक विकल्प बन सकता है? देखते हैं इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का कॉकटेल जो है, इसको एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया है। और आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब कोविड पॉजिटिव हुए थे तो उनको भी ये कॉकटेल दी गई थी। ये बेसिकली AZD7442 जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का कॉम्बिनेशन है, ये एक्सपेरिमेंटल फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स में कंप्लीट हो चुके हैं इसके। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंट्रावीनस है। पेशेंट को एडमिट करके 1 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उसको इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद फिर उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। और इसका जो फॉलोअप है वो पूरे 1 साल का फॉलोअप है। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये सक्सेसफुल रहती है तो ये गेम चेंजर होगी कोविड-19 के ट्रीटमेंट में। ये जो नया थेरेपी शुरू हुई है वो यूरोप में काफ़ी ट्रायल्स चल रहे हैं उसके, और मेरे इटालियन जो मित्र हैं डॉक्टर्स वो बता रहे हैं कि रिजल्ट इनिशियली अच्छे हैं इसके। लेकिन इंडिया में अभी ये थेरेपी आई नहीं है। ये 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का मिक्सचर से पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी देते हैं और जिससे कहते हैं कि उसकी जो कोविड की जो सीरियसनेस है वो कम होती है। इसका मतलब कि पेशेंट को फायदा होता है उसका। तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसका असर है, ये कारगर है अब तक। लेकिन अब हम आपको देश में बढ़ती कोरोना की रफ्तार पर चौंकाने वाला आंकड़ा दिखाते हैं। ये आपको देखना चाहिए, ये आपके लिए है। आप ये समझिए कि आखिर स्थिति क्यों भयावह है। दूसरी लहर का सबसे बुरा हाल जो है वो राजधानी दिल्ली में है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में होने वाली मौत में हर 5वां शख्स
दिल्ली का है, यानी कि दिल्ली में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। इसीलिए दिल्ली वालों से कहा जा रहा है कि आप सावधानी ज्यादा बरतिए। लेकिन 17 से लेकर के 21 नवंबर में दिल्ली में मौत का आंकड़ा है, उस पर नजर डालें तो 17 तारीख को कोरोना से 99 लोगों की मौत दिल्ली में अकेले हुई थी। तो 18 तारीख को यह आंकड़ा रिकॉर्ड 131 तक पहुंच गया था। इसके बाद 29 तारीख को दिल्ली में मौत का जो आंकड़ा था वो 98 था, लेकिन 20 तारीख को आंकड़ा 118 रहा, 100 से ज्यादा। और 21 नवंबर को भी मरने वालों की जो संख्या है वो 111 थी। और अभी तक ऐसी स्थिति दिल्ली नहीं देख रही थी। अब 100 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा प्रतिदिन आ रहा है। उधर दिल्ली के साथ साथ मुंबई के हालात भी कोरोना की वजह से बेहाल हैं। जरा उसका आंकड़ा देख लीजिए। मुंबई के मुकाबले हर मामले में दिल्ली हालांकि बहुत आगे है। दिल्ली में अब तक 57,61,000 से ज्यादा टेस्टिंग हुई है, लेकिन मुंबई में टेस्टिंग का जो आंकड़ा है वो 1/3 से भी कम है। मुंबई में अब तक 17,57,666 टेस्टिंग हुई है। वहीं टेस्टिंग की वजह से कोरोना मामलों में भी काफी ज्यादा अंतर है। और दिल्ली में अब तक कोरोना के जो है 5,23,000 से ज्यादा मामले आए, तो वहीं मुंबई में 2,74,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन मुंबई का जो रिकवरी रेट है वो दिल्ली से बेहतर है। दिल्ली में 4,75,106 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मुंबई में यह आंकड़ा 2.5 लाख के ऊपर है। तो ये आपने देखा कि कैसे दिल्ली और मुंबई क्या स्थिति है उनकी। लेकिन राज्यों के हिसाब से अगर 15 दिन का जो कोरोना रिकॉर्ड है उसको देखें तो देश में बढ़ती कोरोना की रफ्तार का आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से, किस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है। बात राजस्थान की कर लें तो राजस्थान में 7 नवंबर को मरीजों की तादाद 16,000 थी, 16,627। लेकिन 21 तारीख को यह आंकड़ा 21,951 हो गया, 16,000 कुछ से लेकर 22,000 के करीब। वहीं गुजरात को देखिए, 7 नवंबर को 12,000 मरीज थे, जो कि 21 तारीख को बढ़कर 13,285 हो गए। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले त्योहारों में बहुत तेजी से बढ़े। मध्य प्रदेश में 7 नवंबर को कोरोना के मरीज 7,736 थे। यह मध्य प्रदेश की स्थिति। लेकिन 21 नवंबर को देखिए 11,192 हो गए। और इसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश के बाद पंजाब की बात करें तो 7 नवंबर को यहां पर महज 4,827 मरीज थे। लेकिन 21 तारीख तक यह आंकड़ा 6,000 को पार कर गया। इधर हरियाणा में 7 नवंबर को मरीजों की तादाद 15,713 थी, लेकिन यह भी 21 नवंबर को बढ़कर जो गिनती है वो 20,300 के भी पार चली गई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 7 नवंबर को महज 4,222 कोरोना मरीज थे। 21 तारीख आते आते यह बढ़कर 7,102 हो गए। और राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों की यह गिनती लगातार जारी है और लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये जो हमने आपको बताया है, ये जो पूरी जो आपके सामने स्थिति सामने आई है और एक एक मरीज का जो आंकड़ा रखा है, ये भी आप समझ लीजिए कि ये जो एक्टिव मरीज हैं उनका आंकड़ा था। इस वक्त मौजूदा स्थिति हर राज्य में एक्टिव मरीजों की ये है। लेकिन एक बार फिर से रुख करते हैं पूजा का, जिनके पास है दुनिया भर में कोरोना महामारी का पूरा आंकड़ा। वो दिखाएंगी आपको दुनिया का कोरोना मीटर। पूजा। और चलिए अब दुनिया का कोरोना मीटर हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल दुनिया भर में कोरोना के कुल मामलों की जो तादाद है वो 5,90,00,000 के पार पहुंच गई है। इनमें एक्टिव केसेस 1,68,00,000 के पार जा पहुंचे हैं। कोरोना से अब तक दुनिया भर में 13,93,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 4,07,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। अब आपको दिखा देते हैं कि दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। बात अमेरिका की करें तो अमेरिका में कोरोना के कुल केस 1,25,00,000 के पार पहुंच चुके हैं। यहां दुनिया के कुल केसों के 21% मामले हैं। भारत में कोरोना के कुल केस 91,00,000 के पार हो गए हैं। ये पूरी दुनिया के कोरोना केसेस का करीब 16% है। बात अगर हम ब्राजील की करें तो ब्राजील में कोरोना के मामले 60,71,000 के पार हैं, जो पूरी दुनिया का करीब 10.5% है, जबकि अन्य देशों में 53% कोरोना केसेस हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं कि किस दिन के साथ दुनिया में कितने कोरोना केसेस सामने आए हैं। डेट वाइज हम आपको बताते हैं। दरअसल 18 नवंबर को कोरोना के कुल
6,19,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। बात 19 नवंबर की, यहां 19 नवंबर को 6,57,000 के पार यह आंकड़ा रहा। 20 नवंबर को कोरोना के 6,59,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। 21 नवंबर के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इस पर नजर डालिए। इस दिन 5,81,000 के पार कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए गए। 22 नवंबर को कुल जो मामला रहा कोरोना संक्रमण का वो 4 लाख से ऊपर का रहा। अब हम आपको दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना का डेथ मीटर क्या है, कितने लोगों की मौत हर दिन हो रही है। 18 नवंबर की सबसे पहले हम बात करेंगे। कोरोना से पूरी दुनिया में 11,000 से ज्यादा लोगों की जान गई, मौत दर्ज की गई। 19 नवंबर को यह आंकड़ा जो रहा वो 11,022 रहा। 22 नवंबर को पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने 11,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 21 नवंबर को जो ये आंकड़ा रहा ये 8,922 तक पहुंच गया। 22 नवंबर के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो पूरी दुनिया में कोरोना से 7,414 लोगों की मौत हुई। तो यह आंकड़ा अपने आप में डराता है। जी हाँ, ये डेथ मीटर है, कैसे आगे बढ़ रहा है ये डेथ मीटर, ये अपने आप में डराने वाला है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं देश के 5 राज्यों में कोरोना का बीते 5 दिनों का ग्राफ। ये भी अपने आप में बेहद चिंताजनक है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। यहां पर 18 नवंबर की स्थिति देखें तो 5,000 से ज्यादा केस सामने आए। यहां पर 100 मौतें हुई और 6,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। यह 18 नवंबर की बात। महाराष्ट्र में 19 नवंबर को 5,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड हुए, 154 मौतें हुई और 5,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। लेकिन 20 नवंबर को 5,000 से ज्यादा केस आए, 155 मौतें हुई और 6,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए। लेकिन 21 नवंबर की स्थिति को देखें तो 5,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए। कुल मौतें 62 हुई इस दिन, लेकिन 4,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। वहीं 22 नवंबर को कुल केस का आंकड़ा 5,000 से ज्यादा रहा। 50 मौतें इस दिन हुई और 4,000 से ज्यादा ठीक भी हुए। यह महाराष्ट्र की स्थिति। लेकिन अब जरा दिल्ली आ जाइए। दिल्ली के आंकड़ों की बात करें तो 18 नवंबर को यहां पर कुल केसेस 7,000 से ज्यादा रहे, 131 मौतें हुई और 6,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। वहीं 19 नवंबर को 7,000 से ज्यादा केस सामने आए, 98 लोगों की मौत हुई और 6,000 से ज्यादा कोरोना से जंग जीत गए। लेकिन 20 नवंबर को 6,000 से ज्यादा केस आए और 118 मौतें हुई और 8,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 21 नवंबर को 5,000 से ज्यादा केस सामने आए, 111 जाने चली गई, लेकिन 6,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। जबकि 22 नवंबर को 6,000 से ज्यादा केस सामने आए, 121 मौतें हो गई और 6,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। तो यह स्थिति दिल्ली की है और दिल्ली और महाराष्ट्र की स्थिति आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा चिंताजनक है और यहीं पर स्थिति को संभालना है। लेकिन राज्य सरकारें लगातार एक्शन मोड में है और दिल्ली में तो केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। लेकिन जरूरत है आपके सतर्क होने की, आपके सावधान रहने की। इसीलिए आप लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और मास्क जरूर पहनते रहिए। आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बस इतना ही, लेकिन आगे